So students, welcome to the Gateway classes, and we are here with lecture number 4 of Unit 3. यूनिट 3 में जैसे आपको पता है कि कोरोजन अभी हम पढ़ रहे थे, कोरोजन क्या होता है, कितनी तरीके का होता है, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एज वेल एज केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन हम पढ़ चुके हैं. टुडे वी विल बी डीलिंग विद नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, वेरियस मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर protection of corrosion, and at last we will be discussing some previous year questions on these two topics. तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन से. देखिए, कोरोजन जो है वो एक ऐसा मेथड है या ऐसा प्रोसेस है जिसको ऑल टुगेदर रोका नहीं जा सकता, पूरी तरीके से रोकथाम पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स रखते हैं तो इसको स्लो डाउन किया जा सकता है. तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, व्हाट आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोरोजन. एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एकेटीयू. एकेटीयू में आप देखेंगे कि n नंबर ऑफ टाइम्स इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और करीब करीब हर एक प्रिवेंटिव मेथड पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में. तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज इंपॉर्टेंट. अब देखिए, कोरोजन जो है ये हमने जैसे बताया, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको रोका नहीं जा सकता. इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से इसको खत्म नहीं किया जा सकता, बट इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है. और जो अलग अलग मेथड्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है आपका प्रॉपर डिजाइनिंग. इन मेथड्स को डिटेल में हम अभी आगे समझेंगे, पहले देख लेते हैं कितने तरीके हैं. सबसे पहले है प्रॉपर डिजाइनिंग, देन मटेरियल सिलेक्शन, उसके बाद है यूजिंग इनहिबिटर्स. दो तरीके के इनहिबिटर्स होते हैं, कैथोडिक इनहिबिटर्स एंड एनोडिक इनहिबिटर्स. तो दोनों तरीके के इनहिबिटर्स को समझेंगे और ये कैसे काम करते हैं वो भी हमें देखना है. देन वी हैव प्रोटेक्टिव कोटिंग. प्रोटेक्टिव कोटिंग पे अभी पिछले सेमेस्टर में क्वेश्चन आया है, 23-24 सेकेंड सेमेस्टर में एकेटीयू में क्वेश्चन आया है प्रोटेक्टिव कोटिंग को लेके. तो कोटिंग भी 3 तरीके की है, मेटालिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. और लास्ट में है कैथोडिक प्रोटेक्शन. ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है और कितने तरीके का होता है? तो 2 तरीके का है ये, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन एंड इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर डिजाइनिंग. सब फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज प्रॉपर डिजाइनिंग. तो प्रॉपर डिजाइनिंग में देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है एकेटीयू, यानी कि ये एकेटीयू में पूछा जा चुका है कई बार. तो देखिए कुछ फैक्टर्स जो कि हमें कंसिडर करने हैं प्रॉपर डिजाइनिंग के लिए. जब कोई भी चीज हम डिजाइन कर रहे हैं मेटल को लेके, तो उसको डिजाइनिंग के टाइम पे हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला है द कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट मेटल्स एंड एलॉयज शुड नॉट बी मेड, especially if they are far apart in galvanic series. It cannot be avoided. An efficient electrical insulator should be used. तो ये पॉइंट बताया गया है कि हमें एक चीज को अवॉइड करना है कि 2 अलग अलग मेटल्स को हम कांटेक्ट में ना लाएं, ठीक है. और अगर उनका जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी ज्यादा है, आपस में जो दूरी है उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या गैल्वेनिक सीरीज में काफी ज्यादा है, तो हमें ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि 2 ऐसे मेटल्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में हमें नहीं लाना. अब क्वेश्चन है कि क्यों है ऐसा, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब 2 अलग अलग मेटल्स हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है. पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड बन जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बन जाएगा. यानी कि दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो गया और इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में ये सेल काम करना शुरू कर देगी. तो जो भी पार्ट एनोड का काम कर रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी वहां कोरोजन शुरू हो जाएगा. इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 2 अलग अलग मेटल्स को कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में ना लाया जाए. और स्पेशली अगर बहुत दूर दूर है तो क्या होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस है पोटेंशियल में उतनी ही तेजी से हमारी रिएक्शंस चलेंगी. तो हमें क्या करना है, जब भी हम 2 मेटल्स को ले रहे हैं तो हमें उनके बीच में हमेशा क्या यूज करना है, इंसुलेटर.
ठीक है, जिससे कि उनका आपस में कांटेक्ट ना आए और वो गैल्वेनिक सेल ना बनाए। नेक्स्ट इज इफ टू डिसिमिलर मेटल्स आर इन कांटेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एनोड एंड लार्ज कैथोड मस्ट बी अवॉइडेड। ये भी वही फैक्टर है जो हमने पहले व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास छोटा एनोड है और लार्ज कैथोड है तो रेट ऑफ कोरोजन जो है वो बहुत तेजी से चलता है। मैंने वहां पे आपको एग्जांपल भी लेके बताया था डिमांड एंड सप्लाई रूल का, कितनी जितनी डिमांड होगी सप्लाई उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कैथोड जितना बड़ा होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी रिएक्शन चलाने के लिए। इस वजह से एनोड को क्या करना पड़ेगा, एनोड को मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने पड़ेंगे, यानी रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन जो है वो काफी फास्ट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि अगर हम दो मेटल्स को कांटेक्ट में ला रहे हैं तो हमें क्या रखना है, एनोड जो है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और कैथोड छोटा होना चाहिए। Next is the presence of crevices between adjacent parts of structures even in the case of same metals should be avoided। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम दो मेटल्स को कंबाइन कर रहे हैं या इवन अगर सिंगल मेटल भी है तो हमें उसका डिजाइन कुछ इस तरीके का रखना है कि उसमें क्रिवाइसेस का फॉर्मेशन ना हो। क्रिवाइस अगर आपको याद हो इस तरीके से जो बनती है, ये भी मेटल है, दिस इज मेटल एंड दिस इज अगेन मेटल, तो ये जो गैप है इसके बीच में इस तरीके का, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज क्रिवाइस। और कल आपने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में आपने पढ़ा था कि क्रिवाइस में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे कम ऑक्सीजन होने की वजह से ये कैसे काम करता है, ये एनोड का काम करता है। एनोड यहाँ पे हो गया और जहाँ पे फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो हो जाएगा हमारा कैथोड। तो यहाँ पे एक गैल्वेनिक सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहाँ कोरोजन हमारा शुरू हो जाएगा। यहाँ वही बताया गया है कि जब भी आप ज्वाइन कर रहे हैं मेटल्स को तो वहां पे क्रिवाइस का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इवन जब आप किसी मेटल को लेकर डिजाइन कर रहे हैं तो भी वहां पे आपको ध्यान रखना है कि डिजाइनिंग इस तरीके से हो कि क्रिवाइस का फॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट देखिए, द डिजाइन शुड बी सच दैट रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो आप जानते हैं मॉइस्चर जो है वो किसका काम करता है, मॉइस्चर इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है ना। तो जब भी हमने पढ़ा है कि गैल्वेनिक सेल जो फंक्शन करती हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन में हमने पढ़ा है कि ये जो कोरोजन चलता है ये चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एनोड और कैथोड के बीच में चलता है इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और मॉइस्चर किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो इस वजह से क्या है, हमें इस तरीके से डिजाइनिंग करनी है कि मॉइस्चर जो है वो कम से कम हमारे जो भी हमने डिजाइन बनाया है उसमें कम से कम मॉइस्चर रुके। Storage containers should be designed in such a manner that they can be completely drained and clean। तो जहाँ पे जो स्टोरेज कंटेनर्स हैं उनको इस तरीके से रखना है कि उनको हम पूरी तरीके से उसमें से पानी निकाल सके और उनको साफ कर सके। नेक्स्ट देखिए, शार्प कॉर्नर्स एंड बेंच शुड बी अवॉइडेड। कोई भी चीज अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान में रखना है कि शार्प कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, बेंड्स जो है वो बहुत शार्प नहीं होने चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा है इस तरीके से अगर मैं एल शेप दूं किसी भी चीज को और इसको एक प्रोटेक्टिव कोटिंग दूं, मान लीजिए पेंट ही कर दिया है, तो क्या होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि पेंट हमेशा कहां से हटेगा, जहां पे भी इस तरीके के शार्प कॉर्नर्स या शार्प बेंड्स होंगे या जहां पे चीजें वेल्ड हो रही होंगी, आपस में जोड़ के वेल्डिंग जब हम करते हैं तो वो जो पोर्शन है उस पोर्शन पे से सबसे पहले पेंट हटता है या प्रोटेक्टिव कोटिंग हटती है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें शार्प कॉर्नर्स नहीं लेने हैं, बेंड्स शुड बी अवॉइडेड as dust or solid particles may accumulate leading to corrosion by differential aeration। क्योंकि यहाँ पे अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पे accumulation of dust और जो और पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होगी और फिर से वही एनोड कैथोड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द एनोडिक पार्ट शुड बी रेडिली रिप्लेसेबल और शुड बी मेड थिकर फॉर लॉन्गर लाइफ। अगर हमने इस तरीके की डिजाइनिंग की है कि हमारा एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है तो हमें क्या करना है, एनोड को हमेशा बड़ा रखना है ना। और दूसरी चीज है कि एनोड ऐसा रखना है कि उसको हम आसानी से रिप्लेस कर सकें। ठीक है, क्योंकि एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा यानी कि कोरोजन होगा, यानी कि वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगा।
ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है कि वो डिजाइन हम इस तरीके से करें कि इसको हम आसानी से रिप्लेस कर सके, उसको थिक रखना है जिससे कि ये लंबी लाइफ अपनी सस्टेन कर सके। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द पाइप डायमीटर। इंक्रीजिंग द पाइप डायमीटर हेल्प्स बाय डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स टू प्रिवेंट इरोजन। इरोजन देखिए क्या होता है, इरोजन का मतलब होता है जैसे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर से अगर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है और वो इस सरफेस की ऊपरी सतह के कुछ पार्टिकल्स अपने साथ लेके जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन, दैट इज नोन एज इरोजन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी पाइप हम ले रहे हैं उसमें से अगर कोई फ्लूइड हमें फ्लो कराना है तो पाइप का डायमीटर हमें कैसा रखना है, पाइप का डायमीटर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, थोड़ी घट जाएगी। तो इरोजन के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, पाइपलाइन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस और crevices in which water may stay giving rise to differential aeration corrosion। तो जो हमारी पाइपलाइंस हैं उनको हमें ऐसे रखना है कि उसमें कोई भी रुकावट ना आए, उसमें crevices की फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि कहीं पे भी अगर ऐसा होगा तो वहां पे वाटर रिटेंशन होगा, पानी जमा होगा, जिसकी वजह से कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो था प्रॉपर डिजाइनिंग। नेक्स्ट देखिए, the equipment should be supported on stands to allow the circulation of air। जो भी इक्विपमेंट है हमारा, जो भी हमने डिजाइन किया है, उसको हमें कैसे रखना है, वो एक प्रॉपर स्टैंड पे होना चाहिए जिससे कि उसके नीचे जो बेस है वहां पे अच्छा सर्कुलेशन हो एयर का। Insulation of material should be proper to avoid leakage of current. The site from which leakage of current takes place becomes anodic and leads to corrosion। तो हमारा जो मटेरियल है उसका हमें इंसुलेशन करना चाहिए। इंसुलेशन मतलब उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसुलेशन नहीं होता है तो क्या होता है, करंट की लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और जहां से भी करंट लीक होता है वो एरिया एनोड का काम करेगा, तो जिसकी वजह से कोरोजन होता है। नेक्स्ट मेथड इज, सेकेंड मेथड इज मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन हमें ध्यान में रखना है कि हम किस तरीके का मटेरियल अपने इक्विपमेंट बनाने के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमें प्योर मेटल को सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए ये वही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन आप लोग पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन में जो भी फैक्टर्स हमने पढ़े थे वही फैक्टर्स हमें यहाँ पे प्रिवेंशन में अप्लाई करने हैं, है ना। जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कोरोजन के लिए, उन फैक्टर्स को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, तो हम कोरोजन को थोड़ा प्रिवेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे है यूजिंग प्योर मेटल। इम्प्योरिटीज जो मेटल में है वो क्या करती हैं, हेट्रोजेनिटी कॉज करती हैं, और हमने पढ़ा है कि जहां भी हेट्रोजेनिटी होगी वहां गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होगा, एनोड कैथोड का फॉर्मेशन होगा। तो हेट्रोजेनिटी अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए, प्योर मेटल लेना चाहिए, which leads to corrosion. Thus, the corrosion resistance of a given metal can be increased by increasing its purity. तो मेटल की प्योरिटी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसमें हेट्रोजेनिटी का चांसेस घटने शुरू हो जाते हैं। दैट इज वाई उससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग मेटल एलॉयज। एलॉय आप जानते हैं क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं उसको कहते हैं एलॉय। तो ये जो एलॉइंग है इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू मेटल्स जो हैं वो काफी प्रिवेंटिव हो जाते हैं कोरोजन के लिए। कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ मेनी कमर्शियल मेटल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय एलॉइंग देम विद सूटेबल एलॉइंग एलिमेंट्स। जैसे कि कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए एलॉय जो है वो कंप्लीटली होमोजीनियस होना चाहिए, यानी भले ही हम दो मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं तो उनको इस तरीके से मिक्स कर देना है कि उनकी कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल एक जैसी हो जाए थ्रू आउट। ऐसा ना हो कि कहीं कोई मेटल ज्यादा है कहीं कोई मेटल ज्यादा है। ठीक है, हमें एलॉय बनाना भी है तो इस तरीके से बनाना है कि पूरा जो हमारा इक्विपमेंट है, पूरा जो हमारा एलॉय है उसकी कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, उसमें हेट्रोजेनिटी नहीं होनी चाहिए। थर्ड मेथड इज बाय यूजिंग इनहिबिटर्स। ये क्वेश्चन पिछले साल शायद नहीं आया है, अदरवाइज काफी पूछा गया है ये भी AKTU में। सबसे पहले हमें समझना है कि इनहिबिटर्स होते क्या है। तो देखिए इनहिबिटर्स जो हैं वो है कोई भी ऐसी चीज, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकथाम। तो इनहिबिटर्स क्या होंगे, कोई भी ऐसी चीज जो किसी को रोके, इनहिबिट करे, उसको कहेंगे हम इनहिबिटर्स। तो कोरोजन इनहिबिटर क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज जो कोरोजन को इनहिबिट कर सकती है उसको हम कहते हैं
corrosion inhibitor. तो देखिए the corrosion inhibitors are those substances which reduce corrosion by retarding either anodic or cathodic reaction. अब corrosion को कैसे inhibit किया जा सकता है? कोरोजन इनहिबिट करने के लिए हमें क्या करना है, या तो कैथोड पे होने वाली रिएक्शन को रोक दीजिए, कम कर दीजिए, या फिर एनोड पे होने वाली रिएक्शन का रेट स्लो कर दीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कोरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये यही काम करते हैं, या तो कैथोड पे होने वाली रिएक्शंस या तो एनोड पे होने वाली रिएक्शंस को ये स्लो डाउन कर देंगे या रिटार्ड कर देंगे। अब देखिए दो तरीके के इनहिबिटर्स हैं, एनोडिक इनहिबिटर्स एंड कैथोडिक इनहिबिटर्स। एनोडिक इनहिबिटर्स किस तरीके से काम करेंगे, अब ये समझने के लिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे हमेशा मेटल जो है वो कन्वर्ट होता है अपने मेटालिक आयंस में, ऑक्सीडेशन होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, जो वहां पे रिएक्शन को रोक दे, वो एनोडिक इनहिबिटर कहलाएगी। ठीक है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं एनोड पे रिएक्शन कौन सी होती है, एनोड पे रिएक्शन होती है मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मेटालिक आयंस Mn+ and n number of electrons are released। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मेटालिक आयंस बन रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो इनके साथ में रिएक्शन कर जाए और यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना दे, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो इन आयंस के साथ में रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर दे और वो प्रेसिपिटेट एनोड को पूरी तरीके से कवर कर दे, तो एनोड का जो सरफेस है वो अवेलेबल ही नहीं होगा रिएक्शन के लिए, यानी एनोड पे होने वाली रिएक्शंस रुक जाएंगी। तो देखिए इसी तरीके से काम करती हैं। दीज इनहिबिटर्स प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयंस, यानी एनोडिक रिएक्शंस को रोक देते हैं, एंड देयरबाय रिटार्ड द कोरोजन प्रोसेस। कैसे होता है ये, दिस इज अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ एनायंस। यहाँ पे देखो ये कैसे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये कैटायंस हैं। तो अगर मैं इनमें एनायंस ऐड कर दूं तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एनायंस को ऐड किया जाता है। कौन कौन से एनायंस ले सकते हैं, क्रोमेट्स ले सकते हैं, मॉलिब्डेट्स, टंगस्टेट्स एक्सेट्रा, जो कि कंबाइन कर जाते हैं मेटल आयंस के साथ में और क्या बनाते हैं, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, विच डिपॉजिट्स ऑन एनोडिक साइड एंड फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द मेटल एंड कोरोजन मीडियम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सॉल्ट्स बनते हैं ये क्या करते हैं, ये बैरियर का काम करते हैं, ये प्रोटेक्टिव मीडियम का काम करते हैं। ये सपोज कीजिए एनोड है और यहाँ पे आयंस बन रहे थे, उन आयंस के साथ में रिएक्शन हुई और अब यहाँ पे एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बन गया, उस सॉल्ट ने इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो अब ये जो कवरिंग हुई है वो क्या काम करेगी, वो इसका प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाएगा, यानी कि अब इसको प्रोटेक्शन मिल गई है, ये आगे रिएक्ट नहीं करेगा। Thus further corrosion is prevented. This is how the anodic inhibitors work. नेक्स्ट हम आते हैं कैथोडिक इनहिबिटर्स पे। तो कैथोड पे आप जानते हैं दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, है ना। कैथोड पे जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, तो हमने पढ़ा था एनोड पे मेटालिक आयंस बनते हैं और कैथोड पे कौन सी रिएक्शंस होती हैं, दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से और एक होती है हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म से। एनोड पे होने वाली रिएक्शंस दोनों में सेम थी। तो यहाँ पे हमें दोनों ही रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, क्या बनता है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कैथोडिक इनहिबिटर्स क्या होते हैं, दीज एक्ट बाय इनहिबिटिंग कैथोडिक रिएक्शंस that involves the liberation of hydrogen gas in acidic solution and hydroxide ions in alkaline solution। तो आपको याद है क्या बनता था, हमारा जो दो मीडियम्स होते थे, एसिडिक मीडियम होता था, एसिडिक मीडियम में क्या फॉर्मेशन होती थी, एसिडिक मीडियम में फॉर्मेशन होता था हमारी हाइड्रोजन गैस की, ठीक है, और दूसरा मीडियम था हमारा न्यूट्रल या बेसिक। यहां पे क्या बनता था, यहाँ पे बनते थे हाइड्रोक्साइड आयंस, है ना। तो दोनों को ही हमें देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहे हैं। अब देखिए एसिडिक मीडियम में जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन गैस की, जहाँ पे कि H+ आयंस की अवेलेबिलिटी है। एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा हाइड्रोजन गैस बन गई। कैथोडिक इनहिबिटर्स क्या करेंगे, ये स्लो डाउन कर देते हैं डिफ्यूजन ऑफ H+ आयंस थ्रू
कैथोड एंड दस रिड्यूसेस कोरोजन रेट। तो ये अगर H+ आयंस की अवेलेबिलिटी ही कम हो जाएगी, यानी कि इनका डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगा, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे यही होता है कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, अमीन्स, मर्कैप्टन्स, यूरियाज, थायोयूरियाज, इन सबको ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, H+ आयंस की अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस हो जाएगी तो ये रिएक्शन जो है ये स्लो डाउन हो जाएगी, कोरोजन कम हो जाएगा, धीरे धीरे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में देखिए क्या रिएक्शंस होती थी, हाफ ऑक्सीजन, वाटर एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते थे, हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते थे। अब अगर यहां से ये ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाए, ये ऑक्सीजन यहां से बिल्कुल खत्म कर दी जाए, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज ऐड कर दूं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, तो ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे होती है, कैथोडिक इनहिबिटर्स रिमूव ऑक्सीजन दैट इज बीइंग यूज्ड एट कैथोड, thereby reducing corrosion। क्या यूज कर सकते हैं हम, ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स यूज करते हैं। स्कैवेंजर्स होते हैं जो, जैसे ऑक्सीजन स्कैवेंजर कह रहे हैं मतलब जो ऑक्सीजन को खा जाए, खत्म कर दें। तो ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स कौन कौन से होते हैं, Na2SO3 है, N2H4 है, एक्सेट्रा। दीज आर यूज्ड एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तरीका है प्रोटेक्टिव कोटिंग का। हम कोरोजन को इनहिबिट कर सकते हैं थ्रू प्रोटेक्टिव कोटिंग। अब प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो हमारी 3 तरीके की हो सकती है। सबसे पहली है मेटालिक कोटिंग, दूसरी है ऑर्गेनिक कोटिंग और तीसरी है इनऑर्गेनिक कोटिंग। तो एनोडिक मेटल कोटिंग में या सैक्रिफिशियल कोटिंग जिसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा मेटालिक कोटिंग जो है वो कितनी तरीके की है, वो फिर आगे 2 तरीके की है, एनोडिक कोटिंग एंड कैथोडिक कोटिंग। ठीक है, मेटालिक कोटिंग बेसिकली होती क्या है, मेटालिक कोटिंग वो है जब एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटालिक कोटिंग। ये 2 तरीके की होती है, एनोडिक कोटिंग एंड कैथोडिक कोटिंग। एनोडिक कोटिंग को, एनोडिक मेटल कोटिंग को सैक्रिफिशियल कोटिंग भी कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बेस मेटल इज कोटेड विद अ मेटल विच इज मोर रिएक्टिव। बेस मेटल क्या है, बेस मेटल हमारा वो मेटल है जिसको कि हम कोरोजन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये मेरा बेस मेटल है, तो इसको मैंने ऊपर से कोटिंग दे दी है किसकी, ऐसे मेटल की जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे भी कम है। तो ये जो ऊपर वाला है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कैसा है, कम है। तो ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है, तो ये किसका काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। आई बात समझ में। तो इसमें हमने क्या किया है, बेस मेटल को एक ऐसे मेटल के साथ में कोट किया है जो ज्यादा रिएक्टिव है, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बेस मेटल से ज्यादा है। यानी कि जब वो कंबाइन करेंगे तो ये एनोड बन जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला बेस मेटल हमारा कैथोड बन जाएगा। आप जानते हैं एनोड क्या होता है, हमेशा कोरोजन कहाँ पे चलता है, एनोड पे चलता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। इस तरीके से हमने अपने बेस मेटल को प्रोटेक्ट कर लिया। अब इसको सैक्रिफिशियल क्यों कहा गया है, बिकॉज वी आर सैक्रिफाइसिंग दिस मेटल। जो ये ऊपर वाला मेटल है इसको हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर बेस मेटल, इसलिए इसको कहा गया है सैक्रिफिशियल कोटिंग। तो देखिए, प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग बेस मेटल सैक्रिफिशियली, इट इज नोन एज एनोडिक कोटिंग एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कोटेड मेटल इज लेस देन दैट ऑफ बेस मेटल। अगर यहाँ पे पोर्स होंगे या क्रैक्स होंगे या ब्रेक्स होंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे ये जो कोटिंग हमारी है इसमें पोर्स या क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये इसका इस तरीके से मैंने बनाया है ये, तो यहाँ पे ये मान लीजिए क्रैक आ गया, इसमें जो हमने कोटिंग करी थी यहाँ पे क्रैक आ गया। ठीक है, यानी बेस मेटल हमारा एक्सपोज हो गया एनवायरमेंट से, तो भी क्या होगा, तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जब भी एनोड और कैथोड कॉम्बिनेशन में रहते हैं तो हमेशा खराब क्या होता है, एनोड खराब होता है, एनोड ऑक्सीडाइज होता है। तो हमेशा क्या होगा, ये तब तक प्रोटेक्टेड रहेगा जब तक कि ये पूरी कोटिंग खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन सच अ कोटिंग बेस मेटल इज नॉट
कोरोडेड टिल ऑल द कोटेड मेटल इज कंज्यूम्ड। ये चीज आपको समझ में आ गई। जिंक, कैडमियम और एलॉय ये जनरली यूज किए जाते हैं सैक्रिफिशियल कोटिंग्स में। एग्जाम्पल है इसका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आप समझते हैं ना, जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो आप जानते ही हैं जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन से कैसा है, कम है। तो जिंक कैसा काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, और आयरन कैसा काम करेगा, आयरन हमारा कैथोड की तरह से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन प्रोटेक्टेड रहेगा जब तक जिंक उसके ऊपर कोटिंग की तरीके से प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कैथोडिक मेटल कोटिंग्स और नोबल कोटिंग। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो गया है, यानी जो हमारा बेस मेटल है, यहाँ पे हम लेंगे ये हमारा बेस मेटल है, और इसके ऊपर जो मैंने कोटिंग करी है उस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, ये कैथोड की तरीके से काम करेगा। जिसकी हमने प्रोटेक्टिव लेयर लगाई है वो कैसा काम कर रहा है, कैथोड की तरह से काम कर रहा है। और हमारा जो बेस मेटल है ये कैसा बनेगा, ये एनोड बनेगा। क्यों बना ये एनोड, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसा है, लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा मेटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि कैथोड तो आप जानते ही हैं, कैथोड का तो कोरोजन होता ही नहीं है। जो भी होना है वो तो एनोड का होना है, और एनोड पूरी तरीके से अंदर प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे भी हमारा कोरोजन नहीं होगा। बेस मेटल इज कोटेड विद अ मेटल विच इज लेस रिएक्टिव, यानी इट प्रोटेक्ट्स द बेस मेटल ड्यू टू इट्स नोबल कैरेक्टर। तो इसका नोबल कैरेक्टर है, अपने आप भी सुरक्षित रहता है और बेस मेटल को भी बचाए रखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज हैविंग नोबल कैरेक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज कैथोडिक कोटिंग एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कोटेड मेटल इज मोर देन दैट ऑफ बेस मेटल, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे केस में पोर्स या ब्रेक्स या डिसकंटिन्यूटी होगी तो क्या होगा। ऐसे में ये देखिए, यहां पे हमने देख लिया ये हमारा बेस मेटल है और ये यहाँ पे टूट गए, जो हमारी प्रोटेक्टिव कोटिंग थी ये टूट गई। तो अब क्या होगा, अब ये एनोड है और ये कैथोड है। अब आप देखिए, छोटा एनोड है, बड़ा कैथोड है, बहुत ही तेजी से कोरोजन अब चलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एनोड जो है वो एक्सपोज हो गया है एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ अवेलेबल है। अब यहाँ गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोरोजन बहुत ही तेजी से, इसको हम कहेंगे लोकलाइज्ड कोरोजन, एक ही जगह से कोरोजन स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए, इफ देयर आर पोर्स, ब्रेक्स एक्सेट्रा, कोरोजन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ स्मॉल एनोडिक एरिया एंड लार्ज कैथोडिक एरिया। एग्जांपल्स देखिए इसमें, निकल, सिल्वर, क्रोमियम, लेड एक्सेट्रा आर यूज्ड जनरली फॉर नोबल कोटिंग। एग्जांपल है कोटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन। ये देखिए दोनों का एग्जाम्पल डायग्रामेटिक वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये सैक्रिफिशियल कोटिंग है, यहाँ पे ये आयरन है हमारा, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी गई है, यहाँ से जिंक रिमूव हो गया है यानी कोटिंग हट गई है। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, स्टिल जिंक विल बी कोरोडेड, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से प्रोवाइड हो रहे हैं, जिंक से। जिंक कैसा काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। तो दिस विल बी एक्टिंग एज एनोड थ्रू आउट, एंड ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा है कैथोड। तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा जब तक थोड़ा सा भी जिंक प्रेजेंट है। लेकिन इस तरफ देखिए नोबल कोटिंग में, नोबल कोटिंग में हमने किसकी कोटिंग की है, आयरन के ऊपर टिन को कोट किया है। ऐसे में अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो क्या होगा, तुरंत हमारा आयरन जो है वो कोरोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन एनोड है और टिन जो है वो क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो तुरंत से यहाँ पे कोरोजन शुरू हो जाएगा, ये गलना शुरू हो जाएगा। The metal coating can be carried out by different methods such as cladding, hot dipping and metal spraying। तो ये metal coating जो भी हमने पढ़ी है ये कितनी तरीके से की जा सकती है, ये इनके तरीके हैं करने के। सबसे पहले है metal spraying। metal spraying में cladding है, इसको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मेटल इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। अगर हमारे मेटल शीट्स की फॉर्म में है तो उनको हम क्लैडिंग के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी मेटल शीट है उसको दो शीट्स के बीच में सैंडविच कर दिया जाता है
between the two sheets of anodic metal and squeezed by rolling under pressure and heat. तो एक शीट को दो शीट्स के बीच में सैंडविच कर दिया जाता है और इसको बहुत हाई प्रेशर पे और बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको स्क्वीज कर दिया जाता है, ठीक है. दिस इज नोन एज क्लैडिंग. एग्जाम्पल, क्लैडिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय ड्यूरेलियम शीट्स. नेक्स्ट है हॉट डिपिंग. हॉट डिपिंग में क्या होता है, जो भी हमारा बेस मेटल है उसको हम डिप करते हैं मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल में. जो भी ये मेटल है ये हमारा मोल्टन फॉर्म ऑफ अनदर मेटल है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें डिप कर देंगे, ठीक है. तो दिस इज नोन एज हॉट डिपिंग. एग्जाम्पल इज गैल्वेनाइजेशन एंड टिनिंग प्रोसेस. गैल्वेनाइजेशन इसी तरीके से किया जाता है, टिनिंग भी इसी तरीके से किया जाता है. नेक्स्ट इज मेटल स्प्रेइंग. मेटल स्प्रेइंग में क्या होता है, मेटल के ऊपर स्प्रे किया जाता है दूसरे मेटल को मोल्टन फॉर्म में हाई टेम्परेचर पे. It is done through flame spraying technique where metal particles are sprayed by an air blast on the surface of the metal to be protected. नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन आप जानते हैं, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है, आयरन को जिंक के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है. आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन. इसमें क्या होता है, इसमें आयरन को पहले हम प्री ट्रीट करते हैं. गैल्वेनाइजेशन से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है. क्या किया जाता है, उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से ट्रीट कराया जाता है, फॉलोड बाय डाइल्यूट H2SO4. आयरन को उसके बाद में जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराया जाता है एंड देन इट इज डिप्ड इन मोल्टन जिंक एट 430 to 470 डिग्री सेल्सियस. तो ये प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन का. नेक्स्ट है टिनिंग. टिनिंग में भी कुछ कुछ इसी तरीके की ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं. कोटिंग ऑफ टिन और आयरन इज नोन एज टिनिंग. इस प्रोसेस में भी आयरन मटेरियल को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ में पहले रिएक्ट कराया जाता है, फॉलोड बाय डाइल्यूट H2SO4. बेस मेटल को उसके बाद में जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है और उसके बाद में मोल्टन टिन के सॉल्यूशन में उसको डिप कर दिया जाता है. फाइनली इट इज डिप्ड इन पाम ऑयल टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ टिन. तो दोनों काफी सिमिलर प्रोसेसेस हैं, सिर्फ यहाँ पे जिंक को यूज किया जा रहा है, यहाँ पे जिंक की जगह पे टिन को यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये पूछा जा चुका है AKTU में, शायद ये 23-24 में ही फर्स्ट सेमेस्टर में या 22-23 के सेकेंड सेमेस्टर में आया था, जहां तक मुझे याद है. Electroplating is basically the process of plating a metal onto the other by hydrolysis, mostly to prevent corrosion of metal. Electroplating में हम क्या करते हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर देते हैं. प्रोसेस हम यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस का, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए. इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो है एनोड और कैथोड का यूज करता है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर एनोड और कैथोड की फॉर्मेशन होती है. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल डिसॉल्व्ड forms the anode and can be plated onto the cathode. तो यहाँ पे जो भी मेटल डिसॉल्व फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, उसको हम एनोड की तरह से यूज करते हैं और वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है. ठीक है, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था, जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था. तो जिंक जो है वो क्या होता था, जिंक मोल्टन स्टेट में चलता रहता था, लेकिन यहाँ पे कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होता चला जाता था कैथोड के ऊपर. तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे. द एनोड इज प्रोवाइडेड विद डायरेक्ट करंट ऑक्सीडाइजिंग एंड डिसॉल्विंग इट्स मेटल एटम्स इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. तो एनोड को करंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से उसके जो मेटल है, मेटल एटम्स जो है वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं. इलेक्ट्रोलाइट में उनका डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है. At the cathode, the dissolved metal ions are decreased and the metal is placed on the product. तो कैथोड पे जाने पे क्या होता है, कैथोड में मेटल आयंस डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं और जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है कैथोड के ऊपर. देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है. इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, AgNO3 का सॉल्यूशन. यहाँ पे ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और ये हमारी स्पून है जिसके ऊपर हमें सिल्वर की कोटिंग करनी है. तो आप देखिए जब हम इसके थ्रू करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, सिल्वर जो है वो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, यानी सिल्वर आयंस की फॉर्म में ये इलेक्ट्रोलाइट में आनी शुरू हो जाएगी, है ना. और यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर आयंस जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड सिल्वर. स्पून के ऊपर डिपॉजिशन शुरू हो जाएगा. तो दिस इज हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस.
अब आप देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे सिल्वर आयन सिल्वर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पे प्लेटिंग हो रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोटिंग इज ऑर्गेनिक कोटिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग में पेंट्स जो होते हैं वो एक तरीके से ऑर्गेनिक कोटिंग का काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक पेंट इज अ डिस्पर्शन ऑफ वन और मोर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड इन अ मीडियम। तो पेंट क्या होते हैं, कोई भी सॉलिड कंपाउंड होता है एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम एक सॉल्यूशन में मीडियम में डिसॉल्व कर लेते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ नॉन वॉलेटाइल फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल्स। तो वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर किसी के ऊपर कोट किए जाए तो फिल्म उनके ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी। लाइक drying oils and evaporates leaving behind a film formed and pigments on the surface। ठीक है, तो क्या होता है, जब किसी भी मीडियम में हमने सॉलिड पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया, फिर उसको किसी सरफेस पे अप्लाई किया, तो क्या होगा, जो हमारा लिक्विड पार्ट था वो धीरे धीरे हट जाता है, इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे छोड़ देता है ये फिल्म फॉर्म्ड एंड पिगमेंट्स ऑन द सरफेस। जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस थे वो सरफेस पे चिपक जाते हैं। These coating act as organic barrier between the metal and the environment। ठीक है, these include paints, varnishes, industrial maintenance coatings। ये सब कुछ ऑर्गेनिक कोटिंग का हिस्सा है। कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस विद ऑर्गेनिक पेंट्स इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एंटी कोटिंग। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कोटिंग। लास्ट कोटिंग जो है वो है इनऑर्गेनिक कोटिंग, जिसको कि सिरेमिक कोटिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या है, इसमें फॉर थिन फिल्म कोटिंग्स हार्ड मटेरियल्स आर सुटेबल विच इंक्लूड्स कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, फ्लोराइड्स एंड सिलिसाइड्स ऑफ ग्रुप 14, 15 एंड 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की यहाँ पे कोटिंग की जाती है। ठीक है, दीज कोटिंग्स आर फॉर्म्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स और सिलिसाइड्स ड्यूरिंग दी स्पटरिंग प्रोसेस। स्पटरिंग प्रोसेस मतलब होता है कि जब एक गन के थ्रू मेटल्स को बहुत हाई स्पीड से दूसरे पे फायर किया जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पटरिंग प्रोसेस। कोटिंग इज फॉर्म्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स या सिलिसाइड्स ड्यूरिंग द स्पटरिंग। यानी कि मेटल जो है वो डिपॉजिट होगा ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बाय यूजिंग फास्ट आयंस। बहुत तेजी से आयंस को दूसरे मेटल पे बम्बार्ड किया जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को ही कहा जाता है स्पटरिंग। तो यहाँ पे जो मेटल आयंस हैं, ये सरफेस है, ये मेटल आयंस है, ये जैसे ही इस पे आएंगे तो ये इस पे कोटिंग करते चले जाएंगे। Thus the ceramic compound is formed at the surface of the substance। Commonly available ceramic coatings कौन कौन सी हैं, टिन नाइट्राइड, क्रोमियम नाइट्राइड, यहाँ पे टाइटेनियम साइनाइड एंड ये है हमारा टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड। Alloyed elements such as aluminium, vanadium and chromium etc. improve the oxidation resistance of ceramic coatings। Next देखिए, next है cathodic protection। This is also one of the important question that is regularly being asked in AKTU। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है, यहाँ नाम से भी पूछा जाता है कि सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन बताइए, इम्प्रेस करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन बताइए। एक चीज तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन अलग है इन कंपैरिजन टू जो हमने पहले देखा था सैक्रिफिशियल एनोडिक कोटिंग, वो अलग है। ये सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन अलग है। कोटिंग में हमने क्या किया था, हमने एक बेस मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की थी जो कि एनोडिक था नेचर में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन में एक पीस मेटल का जो कि एनोड का काम करेगा उसको वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे अपने बेस मेटल के साथ में। तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन इट इज अ पार्ट ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसका प्रिंसिपल देखिए क्या है कैथोडिक प्रोटेक्शन का, जिस भी मेटल को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं यानी बेस मेटल को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कैथोड में। somehow और the other हम अपने बेस मेटल को कैथोड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कैथोड पे कोरोजन नहीं होता, कैथोड प्रोटेक्टेड रहता है। तो देखिए द प्रिंसिपल ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एंटायर मेटल टू बिहेव लाइक कैथोडिक सिंस कोरोजन अकर्स एट एनोड एंड कैथोड रिमेन्स अनइफेक्टेड। तो यही चीज मैंने अभी आपको समझाई है। This can be achieved by two methods, sacrificial anodic protection and impressed current cathodic protection। तो दो तरीके हैं इसके,
सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन एंड इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन में देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो भी मेटल स्ट्रक्चर है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, यानी बेस मेटल जो है उसको हम कनेक्ट कर देंगे मोर एक्टिव मेटल से। अब ये जो मोर एक्टिव मेटल है ये किसका काम करेगा, ये एनोड बन जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, कम है। विच एक्ट्स एज एनोड एंड द बेस मेटल एक्ट्स एज कैथोड। तो बेस मेटल हमारा कैसा रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। कोरोजन कहाँ पे होगा, एनोडिक मेटल पे होगा, ठीक है, क्योंकि एनोडिक मेटल सैक्रिफाइस किया जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मेटल स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसको सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन भी कहा गया है। ये देखिए, न्यू एनोड्स रिप्लेस द एग्जॉस्टेड सैक्रिफिशियल एनोड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमें वही ध्यान रखना है कि रेगुलरली हमें ये देखते रहना है कि हमारा जो एनोड था जो हमने कनेक्ट किया था कहीं वो खत्म तो नहीं होने वाला, तो उसको हम रेगुलरली क्या करते रहते हैं, उसको हम रेगुलरली रिप्लेस करते रहेंगे नए एनोड से। देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जो कि आपको प्रोटेक्ट करना है और ये हमारा सैक्रिफिशियल एनोड है। कोई भी मेटल का पीस हम यहाँ पे ले सकते हैं जो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, दोनों को हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड कैथोड का फॉर्मेशन है, तो अपने आप गैल्वेनिक सेल की फॉर्मेशन होके कोरोजन चलता रहता है। लेकिन गलेगा कौन, ये जो हमने एनोड की तरीके से मेटल अटैच किया है। तो दिस इज सैक्रिफाइस्ड। यहाँ पे प्रोटेक्टिव करंट की, इलेक्ट्रॉन्स की क्या डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होगी मूवमेंट की वो ये होगी, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो करंट कैसे जाएगा, करंट जाएगा इस तरीके से, कोरोजन करंट है ना, कोरोजन करंट ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड रहेगा और ये हमारा सैक्रिफिशियल एनोड हो गया। द मोस्ट कॉमनली यूज सैक्रिफिशियल एनोड्स आर जिंक, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड पाइपलाइंस मैग्नीशियम ब्लॉक इज कनेक्टेड टू इट। पाइपलाइंस जो होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैग्नीशियम ब्लॉक से अटैच कर दिया जाता है। मैग्नीशियम बार्स आर फिक्स्ड टू द साइड्स ऑफ ओशन गोइंग शिप फॉर कंट्रोलिंग कोरोजन। ये क्वेश्चंस हम पहले भी पिछले लेक्चर में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं इन एडिशन टू दी डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मेथड। ये मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया है, डायग्राम आप ड्रॉ करके आएंगे हमेशा जब भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं, दिस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, बरीड पाइपलाइन प्रोटेक्टेड बाय कनेक्टिंग टू मैग्नीशियम ब्लॉक। इसी तरह शिप हल्स जो है या दूसरी मरीन डिवाइसेस जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वाटर टैंक्स को भी इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है मैग्नीशियम या जिंक के ब्लॉक से कनेक्ट करके। इसी तरीके से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है, कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं है, लो मेंटेनेंस इसको चाहिए और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत कम है इसकी। डिसएडवांटेजेस देखिए क्या क्या है, कहीं कहीं ये ठीक से काम नहीं करता, जहां पे कि एनवायरमेंट बहुत ज्यादा कोरोसिव है, वहां पे ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है कोरोजन कंट्रोल करने का। सैक्रिफिशियल एनोड मस्ट बी रिप्लेस पीरियोडिकली एंड व्हेन इट इज कंज्यूम्ड। एनोड का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब ये कंज्यूम हो जाए तो उसको हमें रेगुलरली रिप्लेस करते रहना पड़ता है। मोर देन वन एनोड इज रिक्वायर्ड समटाइम्स। कभी कभी हमें क्या जरूरत पड़ती है, जब कोरोजन बहुत तेजी से चल रहा होता है तो हमें एक से ज्यादा एनोड की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके उल्टा हम बाहर डायरेक्ट करंट सप्लाई करते हैं, यानी कि जो भी एनोड का काम कर रहा था और जो भी कैथोड का काम कर रहा था, नॉर्मल जो फ्लो था इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे कर सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हुआ था उससे हाई पोटेंशियल हम बाहर से अप्लाई करेंगे डायरेक्ट करंट का, ठीक है। तो जो एनोड का काम कर रहा था वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा। तो देखिए, इन दिस मेथड एन इम्प्रेस्ड करंट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू नलिफाई द कोरोजन करंट and convert the corroding metal from anode to cathode. The impressed current is slightly higher than the corrosion current. तो जो नॉर्मल करंट फ्लो चल रहा था कोरोजन करंट का, उससे ज्यादा पोटेंशियल का करंट हम बाहर से अप्लाई करेंगे। Thus the anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. The impressed current is taken from a battery or rectified on AC line. तो बैटरी से आप ले सकते हैं करंट,
या फिर रेक्टिफाइड कर सकते हैं इसको ऐसी लाइन पे। द इम्प्रेस्ड करंट प्रोटेक्शन मेथड इज यूज फॉर वाटर टैंक्स, वाटर एंड ऑयल पाइपलाइंस, ट्रांसमिशन लाइन, टावर्स। ये सब चीजें हैं जिनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन से। देखिए ये डायग्राम है इसका। जब भी ये क्वेश्चन आता है आपसे ये कहा नहीं जाएगा कि आप डायग्राम्स बनाइए, आपको याद रखना है कि यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स देन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स। तो ये डायग्राम है, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है दूसरी चीज से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे रेक्टिफायर लगा दिया है, ठीक। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा प्रोटेक्शन का, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, कैथोड में कन्वर्ट करना है, और जो दूसरी चीज है उसको हमें एनोड में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप इसको रेक्टिफायर लगा के आपने अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना शुरू कर दिया है। एप्लीकेशंस देखिए इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन का, वाटर टैंक में, वाटर एंड ऑयल पाइपलाइंस में, ट्रांसमिशन लाइन, टावर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस देखिए क्या है, ये मेनली एम्प्लॉय किया जाता है बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स को बहुत लंबी टाइम तक प्रोटेक्शन देने के लिए इसको यूज में लाया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एक्सपेंसिव मेथड है, हाई करंट की इसमें जरूरत पड़ती है, इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है, यानी कि ये तरीका महंगा है। It is difficult to maintain uniform current over the entire metal surface. As a result, localized corrosion may occur. तो अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जैसा कि कहा भी गया है, ये बड़े स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है, तो क्या होता है कभी कभी पूरे स्ट्रक्चर पे यूनिफॉर्म करंट फ्लो कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, उस केस में लोकलाइज्ड कोरोजन हो सकता है, यानी जहां करंट कम है वहां पे एनोड फॉर्म होगा, जहां करंट ज्यादा है, इस तरीके से चीजें होके लोकलाइज्ड कोरोजन वहां पे चल सकता है। Use of much high potential creates the problem related to cathodic reactions like evolution of hydrogen and formation of hydroxide ions leading to corrosion of base metal. तो हाई पोटेंशियल की वजह से भी आप देख सकते हैं कि कभी कभी कोरोजन का प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। These are the previous year questions on these topics जो हमने आज पढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं explain sacrificial anodic and impressed cathodic protection method for prevention of corrosion। 16-17 से लेके देखिए 23-24 तक लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Then how can corrosion be minimized by proper design? How can anodic and cathodic metallic coating help in protection against corrosion? तो आप यहाँ पे देखो ये कोटिंग पूछी गई है। कोटिंग का मतलब है आपको वो मेटालिक कोटिंग वाली बात यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। मेटालिक कोटिंग में एनोडिक कोटिंग और कैथोडिक कोटिंग जो पड़ी थी वो यहाँ डिस्कस करना है। ये भी देखिए 16-17 से लेके 23-24 तक लगातार ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाते रहे हैं। व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन वेट थ्योरी ऑफ कोरोजन, ऑल्सो डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये 7 नंबर में आता है ना, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। आप कोरोजन की डेफिनेशन दीजिए, वेट थ्योरी ऑफ कोरोजन आपको एक्सप्लेन करनी है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है पूरी। तो वो रिएक्शंस देंगे दोनों तरीके की, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन एंड हाइड्रोजन इवोल्यूशन, और मेथड्स भी डिस्कस करने हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के। तो यहाँ बहुत डिटेल में आप नहीं जाएंगे। 7 नंबर में आप क्या करेंगे, हेडिंग्स लिख के 2-2, 3-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन सारी हेडिंग्स आपकी कवर होनी चाहिए, जितने भी प्रोटेक्टिव मेथड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। What are corrosion inhibitors? Explain with example how anodic and cathodic inhibitor provides protection against corrosion. ये आपका 15, 16, 17, 18, 21, 22 में पूछा गया है। तो इसमें आप वही जो आपको अभी समझाया गया है वो सब कुछ आप along with the examples लिख के आएंगे। So that is all for today's lecture. Next we'll be completing our unit 3 in next lecture.